तो बच्चों, आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स निकाली थी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कि हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, टू स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फोर्स निकाली थी और इसमें हमारे पास फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो हमने इसमें क्या किया था कि जो ये स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी इस पी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की। देखिए, यदि इस वायर में करंट आपका I1 फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, B1 बनती है। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, उसका फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr आता है। म्यू नॉट I अपॉन में 2πr आता है। ठीक है। फिर जब हमने ये स्ट्रेट कंडक्टर लिया, दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर लिया और इसकी इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो इसमें करंट हमारे पास कितना है, I2, मैग्नेटिक फील्ड B2, मैग्नेटिक फील्ड सेम आई थी, म्यू नॉट I2 या फिर आएगा आपका I1 अपॉन में 2πr, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। और फोर्स कैसी आई थी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। अब देखिए सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड में भी हमारे पास क्या है, अब दो सोलेनॉइड हैं उसी की तरह, और दोनों सोलेनॉइड्स को हमने कैसे रखा हुआ है, जैसे हम दो बॉक्स लेते हैं और एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, तो छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर रख रहे हैं, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर रखेंगे। जो उन दोनों का जो सेंटर होगा, वो जो सेंटर लाइन है उन दोनों के सेंटर से पास होके जाएगी, मीन्स उन दोनों का सेंटर सेम होगा। अब ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, तो वो कितना होगा, जितना अंदर का एरिया है, जितना अंदर का एरिया है सोलेनॉइड का, और सोलेनॉइड का ये आपके अंदर का एरिया हो गया, अंदर का, और दोनों का अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो एरिया लिया है वो दोनों का कॉमन लिया है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया आ जाएगा हमारे पास πr²। देखो इसको, अब ये हमने दो सोलेनॉइड ले लिए। अब एक सोलेनॉइड में आपका करंट पास हो रहा है I1 और सोलेनॉइड का नेम है हमारे पास S1, दूसरा आपके पास I2 करंट फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड आपका S2। तो हमने फर्स्ट कंडीशन रखी है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड फर्स्ट है, उस सोलेनॉइड फर्स्ट में करंट पास हो रहा है I1, करंट कितना पास हो रहा है, I1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में चेंज होगा, हमारे पास S2 में। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में चेंज होगा, S2 में। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स S2 में चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, B.A के इक्वल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, पहले वाले ने। मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, पहले वाले सोलेनॉइड ने, जिसमें करंट कितना पास हो रहा था, S1। जब हमारे पास सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के पास नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगी। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सोलेनॉइड S2 हैविंग N2 टर्न्स इज, तो φ2 इज इक्वल टू B1, φ2 इज इक्वल टू B1A और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ N2, क्योंकि फ्लक्स N2 में चेंज होगा, ये आ गया। और B1 का फॉर्मूला क्या होता है सोलेनॉइड के लिए, B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni होता है, और N क्या हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें यहाँ से रिजल्ट ये मिल गई, इक्वेशन डाल दी। अब हमने जो फ्लक्स पढ़ा है सोलेनॉइड म्यूचुअल इंडक्शन में, दो कॉइल का पढ़ा था ना म्यूचुअल इंडक्शन में, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, φ इज इक्वल टू Mi। तो फ्लक्स हमारे पास I2 और वो फ्लक्स कौन चेंज कर रहा है, करंट I1 चेंज कर रहा है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई, दोनों फ्लक्स हैं और दोनों को कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करके इक्वल रख दिया, और इक्वल करके हमारे पास रिजल्ट आ गया M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू में A। ओके, इतना ही आपके पास जो ये M है, M क्या आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट है M। जितना हमारे पास S1 का थ्रो आया था S2 में, उतना ही कितना आएगा जब हम S2 में करंट फ्लो करें और S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक का निकाला है, वही सफिशिएंट है। अब ये देखो इधर, इफ़ द कोर इज फिल्ड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ परमिएबिलिटी म्यू, यदि जो हमारे पास ये सोलेनॉइड है
इस सोलेनोइड के अंदर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं। क्या डाल दें? मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, आयरन कोर वगैरह डाल देते हैं, इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं ऐसे। तो इसमें अब तक तो हमने एयर के बारे में बात की थी, इस तरह से इसमें आयरन कुछ मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें। अब इसमें क्या होगा, और इसकी परमेबिलिटी क्या उतनी होगी हमारे पास म्यू। तो ये म्यू आर आपको पता है किसके इक्वल होता है? म्यू आर इक्वल होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट के इक्वल। तो इस म्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? म्यू इंटू में म्यू आर। ठीक है, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे हमने म्यू लिखा हुआ है और म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है हमारे पास? एसी जनरेटर एक मशीन होती है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मींस अल्टरनेटिंग करंट में आपका ये मशीन क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि जब हम इस कॉइल को रोटेट कराते हैं, रोटेशन पर करंट इंड्यूस होता है। ओके, कंस्ट्रक्शन है इसकी हमारे पास, कंस्ट्रक्शन है इसकी। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? क्या आर्मेचर कॉइल होती है हमारे पास। क्या होता है? आर्मेचर कॉइल होती है, फील्ड मैग्नेट्स होती हैं, स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, ब्रशेस लगी रहती हैं। वो ये जो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था एसी जनरेटर, वही है। यहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन को इतना मायने नहीं रखता जितना इसका डेरिवेशन मायने रखता है। यहाँ पे इसका डेरिवेशन पार्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम आगे करेंगे इसका। ये देखो, ये ले लिया हमने एसी जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन है। देखो कि ये ए बी सी डी ये हमारे पास आर्मेचर कॉइल है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स हैं, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये एक्सेल हो गई। और कॉइल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप अपनी नोटबुक को लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको आप क्या करोगे? रोटेट करोगे। कैसे करोगे? रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर क्या होगा आपको फील, और उसी के हिसाब से ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कौन सा रूल लगाना है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालोगे। किस रूल से निकालोगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, अब ये देखो, इसमें B1 और B2 हमारे पास क्या है? ब्रशेज हैं। B1 और B2 क्या आपके पास? ब्रशेज हैं, जो R1 और R2 स्लिप रिंग से आपके ये लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइटली टच है। स्लिप रिंग्स ये आपकी मूव करेंगी, मूव करने पर ये जो कॉइल है आपकी ये रोटेट करेगी। जब ये आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट है, सीडी वाला पार्ट है, सीडी वाला पार्ट है वो हमारे पास किधर जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा, और ए बी वाला पार्ट आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और आफ्टर 180 रोटेशन पर ये अपनी दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। जब ये 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा? इधर साइड हमारे पास सीडी आ जाएगी, इधर साइड हमारे पास ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास आर भी लगा हुआ है। आर क्या? आपका लोड रेजिस्टेंस। अभी देखो, जब कॉइल रोटेट करेगी, रोटेशन पर एंगल थीटा पर चेंज होगा आपके पास, तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा आपके पास? B.A के इक्वल होगा। यदि हमारे पास जो कॉइल है नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें, तो हम उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा फाई इज इक्वल टू एन B.A। तो B.A को चेंज कर दिए, कॉस थीटा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करा, और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, आ गया कॉस थीटा, और कॉस जो थीटा होता है हमारे पास वो ओमेगा टी के इक्वल होता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? थीटा अपॉन में टी के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये देखो, आपको EMF चाहिए, और EMF क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में DT। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -d∅ अपॉन में DT। ये आगे हमने ऐसे लिख लिया डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में। और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, ये आपको याद रखना है। माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी के साथ ये आएगा हमारे पास ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा साइन ओमेगा टी,
ये आ गया आपके पास NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि हमारे पास मैक्सिमम EMF है तो मैक्सिमम EMF हम किस पे निकालेंगे, जब हमारे पास साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हमारे पास 1 हो जाए, मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाए। कितनी आ जाए, 90 डिग्री। तो E क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगी, और E मैक्सिमम को डिनोट करेंगे हम E0 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास NBA ओमेगा। तो जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू के प्लेस पे पुट कर देंगे हम E0। अब आएगा हमारे पास यहाँ से E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन क्या आई थी वहाँ पर, हम Y इज इक्वल टू Y0 साइन ओमेगा टी पढ़ते थे या कॉस ओमेगा टी पढ़ते थे 10th क्लास 11th क्लास में। वो इक्वेशन थी हमारे पास, किसकी इक्वेशन आती थी, अल्टरनेट की। तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, साइन। यदि 0 से हम कहाँ स्टार्ट करते हैं, इसको मैक्सिमम लेके जाते हैं, 0 से मैक्सिमम लेके जाते हैं, 1 मिनट, 0 टू मैक्सिमम। यदि साइन आपका 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, 90 पे आके वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फिर 90 से बाद में वो क्या होगा हमारे पास, 90 से आगे बढ़ने पर मैक्सिमम क्या हो गया हमारे पास 90 तक। और 90 से मैक्सिमम वो आगे नहीं पहुंच सकता क्योंकि पीक आ गया, और पीक वैल्यू हमारे पास क्या है, E0। अब उससे आगे क्या होगा, वो घटेगा चेंज करने पर, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर 0 से आके फिर वो 90 पे बढ़ेगा, फिर ये यहाँ पे फिर दोबारा से हमारे पास यहाँ पे पीक वैल्यू मिल जाएगी, फिर यहाँ से फिर वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ हमारे पास किसके लिए होता है, अल्टरनेट के लिए होता है। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैक्सिमम करंट के लिए E इज इक्वल टू E/R, और E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, E0 अपॉन में R साइन ओमेगा टी, क्योंकि E की वैल्यू पुट कर दी E0 साइन ओमेगा टी, और E0 अपॉन में R, E0 अपॉन में R हमारे पास क्या होता है, I0 होता है। मतलब जब हमारे पास E/R आए तो I है, और E0/R आए तो वो हमारे पास मैक्सिमम करंट है I0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। और ये आपको पता है अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन होती है जो आपकी चेंज होती है। अब ये देखो, ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऐसे रखें बिल्कुल पैरेलल, तो जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, इसकी सरफेस से टच होके जाएंगी। कैसे जाएंगी, सरफेस से टच होके जाती हैं, तो फ्लक्स चेंज नहीं होता। फ्लक्स चेंज करना है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये कॉइल को ये अंदर की तरफ चली गई, और ये हमारे पास बाहर की तरफ, और ये इस कैसे घुमा रहे हैं, इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। तो अब ये जो हमारे पास एरिया वेक्टर है कॉइल का, ये इधर साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, और कॉइल हमारे पास परपेंडिकुलर है। हमें क्या देखना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इंक्रीजिंग में है, तो EMF हमारे पास 0 टू मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी 90 डिग्री तक। अब इसको 90 डिग्री फिर रोटेट करा दिया, अब क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज़ हो गया। अब ये फिर से आपका रोटेट करेगा 180 पे, तो पहली वाली पोजीशन आ जाएगी आपके पास। पहली वाली पोजीशन हमारे पास किस तरह से, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये देखिए PQ ऊपर की तरफ आ गया, RS आपके पास आर्म नीचे की तरफ है, तो एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा, इसी तरह से ये आपकी प्रोसेस चलेगी, और ये आपका इंड्यूस EMF आ जाएगा इस तरह से। और सेम ही किसकी बनेगी, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे ही आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम ये भी बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। इंडक्टर आपने पढ़ा था, इंडक्टर में क्या बताया था कि हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, और इसका इंडक्टेंस क्या होगी हमारे पास L, करंट I जा रहा है इंक्रीजिंग में, तो इसकी EMF इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी EMF है, तो हम इसको बोलते हैं बैक EMF भी बोलते हैं।
बैक ईएमएफ क्या कर रही है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसके अपोज कर रही है। तो इसको अपोजिशन में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक, ये आपके पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखिए आप, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। और ये आपका इनर्शिया के कारण भी होता है, जिसको हम इसको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो आपका हम पढ़ते हैं मास लीनियर में, वो यहाँ पर एल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका एल अपोजिशन को चेंज करता है, क्योंकि कोयल का नेचर को चेंज कर रहा है, नेचर के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कोयल उसको अपने आप में ही अपोज कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इसमें कि वर्क टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इज एस्टेब्लिशिंग द करंट। तो यहाँ पे हमारे पास दिस वर्क इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल की तरह ये वर्क क्या हो रहा है, आपका स्टोर हो रहा है। तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ईएमएफ आई डी टी, मीन्स जो वर्क होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है हमारे पास, ईएमएफ है, और चार्ज क्या होता है, आई टी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो जाएगा हमारे पास डी टी। तो इफ़ वी इग्नोर रजिस्टिव लॉसेज, किसी जो लॉस वगैरह हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर दें, कैंसिल करने पर हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस डी टी को इसके नीचे ले आओ, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई आई। तो ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था टॉपिक में कि जो ई होती है वो किसके इक्वल होती है, एल डी आई अपॉन में डी टी के इक्वल होती है। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी हमने, पुट करने के बाद हमारे पास एल और आई ऐसे लिख लिए, और डी आई अपॉन डी टी इस तरह से नोट किया। अब टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा आपका डी डब्ल्यू 0 टू आई एल आई डी आई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आपको पता है ये एल की फॉर्म में, इसकी पावर 1 हो गई, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वही आ जाएगा कि एल हाफ बाहर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। कंपैरिजन करें इसको हम काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और देखो हाफ मास, यहाँ पे एल, ये आपका क्या है, वेलोसिटी चेंज होती है, और यहाँ पे आपका करंट हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी यहाँ करंट, ठीक है, ओके। और आपको समझ आ गया होगा। और ये जो आपका एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर में आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल जब आप अप्लाई करोगे तो राइट हैंड रूल अप्लाई करने पर ये आपके पास 4 फिंगर की डायरेक्शन आ जाएगी। 4 फिंगर की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और फोर्स कैसे लग रही है आपके पास, हमने कैसी लगाई हुई है, इसमें क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में कैसे आएगी, ये आर्म आपकी ऊपर की तरफ, मीन्स फोर्स लगेगी। अब ये देखो किस तरह से, थोड़ा सा आप अप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ठीक है। यहाँ पे फोर्स आपकी ये अंदर की तरफ, और ये आपकी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो इस वाली आर्म पे बाहर की तरफ, इस तरह से ये बाहर की तरफ, तो फोर्स आ गई हमारे पास बाहर की तरफ। तो जो करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है आपके पास वो आएगी ऊपर की तरफ। किधर आ जाएगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप अपने आप हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू।